पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस किए थे, बताया था आपको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। इसी से आज आगे जाना है, हम लोग को शिफ्ट करना है, बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में डिस्कस करें। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले जो हम लोग पढ़े उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कुछ वैसे प्रोसेस होते हैं जो इट सेल्फ होता है, विच अकर इट सेल्फ आइदर ऑन इनिशिएशन और विदाउट इनिशिएशन। वैसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए प्रोसेस का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो हाइट से नीचे की तरफ में जा रहा है, उसका एनर्जी घट रहा है। अगर किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो उसका बर्निंग कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर है तो उनका कंबसन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी वहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पहला पॉइंट ये निकल कर आया कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब उसके खुद का एनर्जी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन कुछ वैसे भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नजर आए जहां वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर का है। तो पहला वाला पॉइंट गलत हो रहा था। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में डिस्कस किए, अगर आइस को आप खुले में छोड़ दोगे वो मेल्ट करेगा, यानी कि वो खुद ब खुद हो रहा है, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इस प्रोसेस में वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक हो गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी एंडोथर्मिक है, लेकिन ये भी इटसेल्फ होता है, इसका मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो फिर आया कि इसका मतलब यह है कि इंथैल्पी के अलावा कोई और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। और वहां पर डिस्कस किए हम लोग तो समझ में आया कि एक और फैक्टर कौन सा है, इंट्रोपी। और इंट्रोपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये दोनों मिलकर अगर फाइनली डेल्टा जी के वैल्यू को निगेटिव कर दे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी हर हाल में एनर्जी वैल्यू कम होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जितना एब्जॉर्ब करा उसके मल्टीप्लाइड फॉर्म में इंट्रोपी बढ़ा दे तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक तीसरा फैक्टर लेकर चल रहे हैं हम लोग, इंथैल्पी, इंट्रोपी, और इसके बाद में क्या गया था, गिब्स एनर्जी। और इसके निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। यहां बताया आपको कि इस तरह के टेबल का यूज करके आप निकाल सकते हो कि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा, बताया कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 है तो प्रोसेस किस स्टेज में होगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी। यहां तक हम लोग सोल्व कर चुके थे, इसके बारे में आपकी कॉपी में लिखवा भी चुके थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग। एक आध क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से। अगर मान लिया यहां बताया गया कि एक प्रोसेस है विच इज इंडोथर्मिक इन नेचर, तो बताओ इंडोथर्मिक नेचर में डेल्टा एच का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। एंड इफ इंट्रोपी डिक्रीजेस तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एट हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के वैल्यू को अगर हम लोग हाई लेते हैं तब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। बताए कि इसी टेबल को आपको यूज करना है। देखो तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव कहां पर है। देखो नीचे में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू ये लास्ट वाले में, यानी जब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब चाहे टेम्परेचर कम करो या फिर ज्यादा करो, ये प्रोसेस हर हाल में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, ये तो सोच करके ही बता सकते थे, क्योंकि दोनों का दोनों फैक्टर जो अनफेवरेबल है। इंथैल्पी वैल्यू यहां पॉजिटिव है यानी इंडोथर्मिक, ये अगेंस्ट में चला गया। इंट्रोपी भी घट रहा है, इसका मतलब ये भी अगेंस्ट में चला गया। तो दोनों का दोनों अनफेवरेबल ही है, इसका मतलब हर हाल में वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई भी तो एक होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, कोई भी तो एक फेवरेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से फाइनली स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या नॉन स्पॉन्टेनियस भी। लेकिन दोनों अनफेवरेबल था, इस वजह से। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लिया कर रहा है कि ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, आप बताओ अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू, एंड इफ इंट्रोपी इंक्रीजेस यानी डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव।
देन व्हाट वुड बी इट्स नेचर एट लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के वैल्यू को कम करते हैं। फिर टेबल देखते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, ये देखो ये निगेटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव यहां पर, तो देखो डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, निगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में स्पॉन्टेनियस ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर ही आपका फेवरेबल है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन किसी स्टूडेंट का बेटर है, लेबोरियस है, आईक्यू लेवल भी ठीक है, मेहनत करके पढ़ता भी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं। इन दोनों में से कोई एक अनफेवरेबल कंडीशन हो गया तो भी उसके सर्वाइव करने का चांसेस है। लेकिन अगर इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब है और वो पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका नॉन स्पॉन्टेनियस होना जो है वो तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ना तो आपका इकोनॉमिकल सपोर्ट है कि हाँ अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कहीं पर डोनेशन दे करके भी कॉलेज में एडमिशन करवा करके डिग्री ले लिया जाए, वो भी नहीं है, और आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो स्कॉलरशिप का भी चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब हर हाल में आपको जो है वो घर ही में रहना है, कॉलेज का मुंह नहीं देखना है, यानी कि प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग है, इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो भी कॉलेज में जाएंगे और स्कॉलरशिप मिल सकता है, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं लेकिन पेरेंट्स का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो स्ट्रांग है, कॉलेज में एंट्री दिलवा देंगे, खाली पास कर जाओ किसी तरीके से डोनेशन देकर। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ डोनेशन से एडमिशन हो जाता है, तो आप कॉलेज का स्टूडेंट हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगा आपको, भले ही उस डिग्री का आप यूज करें किसी दूसरे फील्ड में। दूसरे फील्ड कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि आप बीटेक करके आ रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, तो फिर इंजीनियर बनने का फायदा क्या हुआ? ठीक है। एक आए मेरे पास में तो बोले कि तुम वहाँ दानापुर में रहते थे, कि तुम वो उस वक्त में पढ़ते थे हम, कि तुम्हारे दानापुर वगैरह में परिचय वगैरह क्या है ना? बोले हाँ है, तो क्योंकि हम सोच रहे हैं उधर खटाल खोलने के लिए। हम शौक रह गए कि खटाल खोलने के लिए। हम बोले कि भैया आप तो इंजीनियरिंग करके आए हैं ना, तो फिर खटाल खोलने में इंजीनियरिंग का कहाँ यूज हो रहा है? कैसे आप दूध कुछ अलग टेक्नोलॉजी से बेचेंगे क्या? तो आप बता, तो ये गार्जियन का पैसा बर्बाद किया आपने। जब खटाल खोलना था तो उसमें बीटेक करने का क्या जरूरत था? वो तो राय जी के कांटेक्ट में रहते, दूध कैसे निकाला जाता है जो सीख लेते। तो इसलिए आप जो है वो दोनों में से कोई एक फैक्टर देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। अगर दोनों आपका फेवरेबल है तो स्पॉन्टेनियस, जैसे इस वाले केस में ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, यानी कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। फिर आपको बताया कि अगर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, टेबल में नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन सब बनवाए हुए हैं, अगर टेबल भी नहीं दिया हुआ है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वहां आपको बताए थे कि अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू ले लो। मान लिया कि थोड़ी देर के लिए डेल्टा एच के वैल्यू को हम 10 ले रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू लो। अपनी तरफ से ध्यान रखो कि अगर हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो इनका वैल्यू टी इंटू डेल्टा एस का डेल्टा एच से ज्यादा होगा। 15 कर दिए। ये किस कंडीशन में? जब टेम्परेचर क्या हो, हाई। और जब लो टेम्परेचर हो तो टी इंटू डेल्टा एस के वैल्यू को कम करो। मान ली कितना कर दिए, 5। ये किस कंडीशन में? लो। अब निकल जाएगा एक्सोथर्मिक हो या इंडोथर्मिक। जरा एक क्वेश्चन बनाइए, तो पहले भी बनाए हैं, एक बार फिर से बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखवाएं? लिखो, एक केमिकल रिएक्शन is endothermic in nature. A chemical reaction is endothermic in nature. Endothermic in nature. Endothermic in nature. If entropy increases, if entropy increases during the process, if entropy increases during the process, then what would be? Then what would be its nature? Then what would be its nature at high temperature? At high temperature. बोलेगा नहीं, अपनी कॉपी में निकालो क्या होगा। हो गया? क्या स्पॉन्टेनियस है ना स्पॉन्टेनियस?
कितने लोगों से बना है? हाथ उठाइए, तभी पता चलेगा कि एग्जाम्पल और बताना होगा क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ इसी डाटा का यूज करना है हमें। सब लोग यहाँ ध्यान दो, ताकि अगला क्वेश्चन जो सब लोगों से बने। आप बताओ टेम्परेचर हाई है या लो है? ठीक है इतना। तो डेल्टा एच के वैल्यू को हम लोग 10 लिए हैं, तो हाई टेम्परेचर पर 10 टू डेल्टा एच का वैल्यू कितना लेंगे? 15। हाई है तो बड़ा ले लिए। अब साइन, ध्यान से सुनो, लिखने के चक्कर में नहीं रहो। अब साइन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? अब बताओ ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक? तो इंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू, इसका मतलब यहां ये प्लस। आप इंट्रोपी देख के बताओ, इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज कर रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू, तो यहां पर ये पॉजिटिव कर दी। वहीं अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो ये वैल्यू क्या हो जाता? माइनस। और अगर इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है तो यहां ये वैल्यू माइनस में। अब जब ये प्लस माइनस, यानी पहला काम करोगे वैल्यू अलग करना और दूसरा काम करोगे साइन। अब जब ये हो गया तो फिर फॉर्मूला बैठा दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? +10 माइनस +15, यानी 10 माइनस 15, वैल्यू कितना आ गया? -5। प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हमने बताया था कि ये सारा काम जो आप रफ में करोगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेकर के चले, ये तो आया नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप वो टेबल याद रखो जो कि डिफिकल्ट है, तो ऐसे करके कोई भी आप वैल्यू ले लो। हम 10 लिए, आप 20, 30। कंसेप्ट क्या है? हाई टेम्परेचर का मतलब टी इंटू डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा, और लो टेम्परेचर का मतलब डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में टी इंटू डेल्टा एस का वैल्यू छोटा होगा। बस, बाकी का एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक है, वो देखना है। फिर बाकी आप जब सोचने लगोगे तो बगैर ये सब लिखे हुए भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। आप बताओ एक्सोथर्मिक है तो वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है? तो वो फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल? फेवरेबल हुआ। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब सिस्टम से एनर्जी निकल रहा है। लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। हम लोग क्या बात किए कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इटसेल्फ जा रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, स्पॉन्टेनियस है। किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज कर रहा है यानी कि सिस्टम से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वो फेवरेबल है। तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो मेरे लिए फेवरेबल, पॉजिटिव है तो अनफेवरेबल। इंट्रोपी का वैल्यू बढ़ रहा है तो फेवरेबल, और घट रहा है तो क्या होगा? अनफेवरेबल। फिर से आप सोचो, एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक, ऐसे सोचो एक्सोथर्मिक, बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब करा या रिलीज करा? तो फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल? फेवरेबल। और इंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, बताओ फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो दोनों फेवरेबल हो गया। तो टेम्परेचर हाई हो या लो हो, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। दूसरा, एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है यानी फेवरेबल, एंट्रोपी घट रहा है यानी ये क्या हो गया? अनफेवरेबल। लेकिन टेम्परेचर कम है, तो लो टेम्परेचर है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? कम, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ये अनफेवरेबल हाई टेम्परेचर है, अगर ये वैल्यू बड़ा हो गया, तब इस कंडीशन में प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो या तो ऐसे कर सकते, सोचोगे खुद से तभी ये कंसेप्ट डेवलप करेगा, अदरवाइज बाकी तो हम बोल रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके दिमाग से निकलता जाएगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लिखे थे एक क्वेश्चन, ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन is exothermic in nature. A chemical reaction is exothermic in nature. Exothermic in nature. Exothermic in nature. If entropy decreases, if entropy decreases during the process, if entropy decreases during the process, then what would be the nature of the reaction? Then what would be the nature of the reaction at high temperature? At high temperature. सोच करके ऐसे वैल्यू से भी आप बनाइए।
हो गया? बताओ स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा एच का वैल्यू पहले हम लोग 10 लिख दिए। बताओ हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? 15 लिख दिए। ये लो टेम्परेचर रहता तो कितना लिखते हैं? 5। अब बताओ साइन के बारे में, प्रोसेस एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? तो डेल्टा एच का वैल्यू और इंट्रोपी इंक्रीज करा या डिक्रीज? निगेटिव। अब डेल्टा जी निकालो, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, -10 माइनस 15 -10 प्लस 15 प्लस 5 और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। बना था इस बार कितने लोगों से? ठीक है, हो गया। ऐसा ही करना है, यही करना है। फिर जो बता रहे थे डायरेक्ट के लिए कि बगैर कोई वैल्यू लिखे हुए भी सोचोगे तो भी निकल जाएगा। एक्चुअली है क्या ना, हम लोग कितने जल्दी आंसर तक पहुंच पाएंगे ये डिपेंड करता है कि कितना केयरफुली सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सुनना होता है, और उसमें आपके जो फ्रेंड है उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो आपके साथ में आपके बेंच पर यानी कि सेम सेल में बैठे हुए हैं, सेम ऑर्बिट में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये बताया कि डेल्टा एच का वैल्यू 2 हो सकता है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। डेल्टा एस का वैल्यू भी 2 हो सकता है, पॉजिटिव यानी एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव यानी कि एंट्रोपी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब आप चाहते क्या हैं, यानी कि कौन सा स्टेप आपको प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है, कौन फेवरेबल है? जैसे एनर्जी की अगर बात करें तो ये आपका फेवरेबल कंडीशन है, और ये क्या हो गया? अनफेवरेबल। ये अनफेवरेबल है। उसी तरह से एंट्रोपी आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी ये क्या हो गया? फेवरेबल, और ये क्या हो गया? अनफेवरेबल। फॉर्मूला हमारे पास में है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ ये वैल्यू बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, और अगर लो टेम्परेचर इसका मतलब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। बस इतना ही फॉर्मूला और ये कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। मान ली कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। किस नेचर का? एक्सोथर्मिक नेचर का। और इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है। आपको देखना है कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से। एक्सोथर्मिक है तो बताओ तो ये आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल? फेवरेबल। ये डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर हाई है, तो अनफेवरेबल ज्यादा हो, बड़ा हो गया या छोटा हो गया? तो जब अनफेवरेबल बड़ा हो गया फेवरेबल के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉलो किए कैसे में निकाले जाए? दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर का है और यहां इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। अब आपको बताना है कि एट हाई टेम्परेचर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान से सुनोगे, एक एक पार्ट पकड़ेंगे हम लोग, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को गेस करेंगे। बताओ ये प्रोसेस फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। ये बताओ फेवरेबल। हाई, हाई है तो इसका मतलब ये नीचे वाला ये पार्ट क्या हो गया? बड़ा। ये नीचे वाला पार्ट फेवरेबल था या अनफेवरेबल? इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, तो इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, देखो यहां पे लिखे भी, अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ? फेवरेबल। तो ये वाला पार्ट आपका फेवरेबल वाला बड़ा है, हाई है, और ये क्या है? छोटा हो गया। इसका मतलब ये प्रोसेस किस नेचर का होगा? स्पॉन्टेनियस नेचर का, यानी यहां स्पॉन्टेनियस। तुक्का नहीं लगाओगे, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा चुप रहोगे, फिर अगले वाले क्वेश्चन में ट्राई करोगे। अगर मान लिया कि कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक नेचर का है
इंट्रोपी यहां इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर लो है। बताओ ये प्रोसेस इंडोथर्मिक आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल? यानी आप नहीं चाह रहे थे। इंक्रीज कर रहा है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। और टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया? कम। तो ये वाला वैल्यू जो आपके फेवर का था ये कम हो गया, और जो आपके फेवर का नहीं था वो ज्यादा हो गया। इसका मतलब फाइनली ये रिएक्शन किस नेचर का होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का। समझ में आ रहा है? दूसरा आप ट्राई करोगे तो अब बनेगा। एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर हाई है। ये बताओ फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। डिक्रीज कर रहा है ये, अनफेवरेबल। और टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन बड़ा हो गया इसके रिस्पेक्ट में। तो बताओ फाइनली स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। निकल जाएगा आप ऐसे करके सोचोगे। अब उन लोगों को लगेगा कि हाँ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। अब जो नहीं सुने होंगे, ठीक है, लगेगा कि बगल वाला बोलेगा आई लो समझ में। अब वो बेचारा अगर समझने का थोड़ा सा कोशिश भी कर रहा होगा ना, ये बगल वाला का इतना इफेक्ट, जैसे ही गर्दन बगल वाले की तरफ में जाता है ना, हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये जिसका गर्दन हिला वो तो खत्म है, ठीक है, और जिसकी तरफ गया उसको भी ले गया। और वो तो दिख जाता है गर्दन टेढ़ा हुआ, तो ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे महान है जो ऐसे ऐसे कर देते हैं, यानी कि इधर भी लेगा इधर भी लेगा, दोनों तरफ। तो आप बैठते वक्त में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके साथ में बैठे हैं उनका गर्दन कितना हिलता है। वो गर्दन हिला तो आपको लेगा, ठीक है। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। और बाकी आगे जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज अपने अगले टॉपिक की तरफ में। लिखो टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी सुन लो पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर लिखवा देंगे सब डेफिनेशन वगैरह। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लेकर चले, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाते हैं। H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, Cl2 क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कभी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। केमिकल रिएक्शन में अनस्टेबल पार्ट यानी कि एटम इन्वॉल्व होता है। जो स्टेबल हो गया उसमें नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि उसको तो लगेगा कि हम स्टेबल हो गए। तब इसे अनस्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एनर्जी देते हैं इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यानी यहां जब एनर्जी देंगे, यहां जब एनर्जी देंगे इन्हें, तो अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा। ये H यहां Cl। इसका मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने एनर्जी दिया, आप एनर्जी दे रहे हैं। तो बताओ ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ या इंडोथर्मिक? इंडोथर्मिक। इंडो दो, यानी कि जहां आप दे रहे हो, जहां देते हो, वो प्रोसेस कौन सा हो गया? इंडोथर्मिक। अब जैसे ही ये एटम में कन्वर्ट कर गया, अब एटम में कन्वर्ट करने के बाद में अपने एफिनिटी के अनुसार से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जैसे ही ये जुड़ेंगे, अब इस कंडीशन में एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। यहां ये एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज इंडोथर्मिक इन नेचर एंड बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी आप देते हैं या इस बॉन्ड के बनने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। समझ में आया? यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो या जो बॉन्ड बना उस वक्त में एनर्जी रिलीज हुआ, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर कहीं दिया हुआ x
इट इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड इंथैल्पी का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x और x के बीच के 1 मोल बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, देन वी हैव टू सप्लाई 20 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। And if 1 mole of bond is formed between two XX atoms, then 20 kilojoule of heat energy will liberate, बाहर निकलेगा, रिलीज होगा। Bond energy or bond enthalpy is the amount of energy that required to break 1 mole of the bond, and it is the amount of energy that released during the formation of 1 mole of the bond. That is called bond energy or bond enthalpy. समझ में आया है? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन कराओ आप, तो पहले आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कराना है? एटम में। और फिर जब वो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। अब फाइनली वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एनर्जी दिया और यहां से कितना एनर्जी रिलीज हुआ। अगर आप 100 किलो जूल एनर्जी दिए बॉन्ड को तोड़ने में और 20 किलो जूल निकल रहा है, इसका मतलब 80 किलो जूल का नुकसान हो गया। देन द केमिकल रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक इन नेचर। अगर आप 100 किलो जूल बॉन्ड एनर्जी दिए हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए और 200 रिलीज हो रहा है, इसका मतलब 100 जूल का प्रॉफिट हो गया, तब वो कहा जाएगा एक्सोथर्मिक। जैसे आपके ऊपर में आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, आने वाले 5 साल के बाद में, 5 साल बहुत है, ठीक है, आने वाले 5 साल के बाद में आपसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, बैठा करके बड़े प्यार से जो हो। 5-6 आदमी आपके घर के मेंबर रहेंगे, या तो फिर आपको भी एहसास होगा, या फिर वो हाँ सुनने के लिए मिलेगा कि आपके ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया वो मेरा जो है वो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका कोई जॉब हो रहा है, इससे आप जो वो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा आपको, नो डाउट, वो काम करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, और पेरेंट्स के अलावा कोई 1 रुपया भी आपको देने वाला नहीं है। ये भी एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स जब तक हैं वो बेचारे खून बेच करके भी आपको देंगे, ठीक है, किडनी बेच करके भी देंगे, लेकिन उनके अलावा बाकी कोई जो है आपको 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। तो आपको सर्वाइव करने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही। तो अगर ये मान लिया कि आप पढ़ाई किए इतने साल तक, 12 साल, 13 साल, 14 साल, अभी तो आपका 12-13 साल हो गया, 11th में गए हैं, नर्सरी, प्ले ग्रुप, यूकेजी, एकेजी मिला दिए, तो आप तो 14 साल के करीब में पढ़ाई कर लिए। ये 14 साल आपने मेहनत किया है यहाँ, और अभी भी कम से कम 3-4 साल और मेहनत करने वाले हैं। और तो ये 16-17 साल जिस फील्ड पे आप काम किए और उसका आउटपुट अगर आप नहीं ले पाए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 16-17 साल आपने बर्बाद कर दिए। समझ के सोच करके देखो कि तो फिर आप ये पढ़े क्यों, जब आप इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा समय व्यतीत करते हैं आप एजुकेशन फील्ड, और इससे आउटपुट अगर नहीं निकाल पाते हैं, तब तो फिर मुश्किल है। इतने समय के बाद में भी अगर आपको अपने पेरेंट्स का ही बिजनेस संभालना पड़े, तो फिर ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? इसका आउटपुट क्या हुआ? तो इसलिए इसको सोचना है कि हम अपनी जिंदगी का इतना लंबा समय दे दिए और इसको ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, सूद समेत वसूलना है, ठीक है। पता है जब पढ़ते थे आप लोग के जैसा, पहले ही बताते थे कि हम जो अकेले ही रहते थे, बैचलर थे, खुद से ही खाना बनाना पड़ता था, सारा काम घर का करना पड़ता था, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होता था बर्तन मांजना, ठीक है, खाना बनाने के बाद में। तो जब बर्तन रगड़ते थे ना, खास करके कढ़ाई, क्योंकि स्टोव पर खाना बनाते थे तो काला हो जाता था, तो रगड़ते थे, तो उस वक्त में अंदर से गुस्सा आता था, बोलते थे कि पाई पाई असूलेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके पाई पाई असूलेंगे, असूल रहे हैं। अब खुशी हमको कि उसी एजुकेशन से पढ़ाई करके अब पाई पाई असूल रहे हैं, लेकिन वो आग तो था कि इतना मेहनत करना पड़ा, तो इसको छोड़ेंगे कैसे, ठीक है, छोड़ेंगे तो नहीं है, इसे पाई पाई असूलना है। तो वो होना चाहिए, जब आप इतना मेहनत किए हैं, रात में जगे हैं, कहीं फेस्टिवल वगैरह है तो वहां नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? मेरा एग्जाम है, हमको पढ़ाई करना है, तो उसको छोड़ कैसे देंगे? इतना आराम से कैसे छोड़ देंगे? इतना समय दिए, तो आप जब लास्ट मोमेंट में आ गया तब इसको छोड़ देंगे? कब पकड़ेंगे? वही होना चाहिए आप। थोड़ा सा जगिए। 10% के करीब में ही कंपटीशन होता है, 90% बाबूजी का सपना देखने के लिए आ जाता है। क्यों मैथ लिए हो? हम भी पूछें कभी कभी,
क्यों मैथ्स लिया जी? जब नहीं चल रहा है साइंस से, तब मम्मी का शौक था कि साइंस ले लो। अब मम्मी को पढ़ना है, तुमको पढ़ना है ना। तो वैसे भी होंगे। तो 90% वैसे ही पॉसिबिलिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 50 बैठे हुए हैं तो 40-45 के करीब मम्मी का सपना वाला होगा। समझ रहे बात को? तो इसका ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके बगल में बैठा हुआ हो सकता है कि मम्मी पापा का सपना हो कि जाकर के जो हो जाकर के पढ़ लो। अब तुम्हारा सपना वो मम्मी का सपना है या तुम्हारा अपना सपना है, वो तुम डिसाइड करो। भीड़ वही होता है। पानी को तुम छोड़ दो तो नीचे की तरफ में ही जाता है, लेकिन वो नाली और गड्ढे का शक्ल ले लेगा। हमारे यूज का तभी होता है जो टंकी में जाता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं। जो प्रोसेस कौन सा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। उसे टंकी तक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो हमेशा सब चाहेगा कि नली में ही आ जाओ, मेरे ही जैसा जो हो, क्योंकि उसका पानी का अमाउंट जो ज्यादा रहेगा, नाला बह रहा है। और ऊपर वाला जो है वो जो यूजफुल है, उसका वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है। थोड़ा सोचिए। यहाँ आते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आया? तुमको समझ में आया जी? तुम खड़ा हो जाओ तो। हाँ, मम्मी का सपना तुम ही तो नहीं हो, कहीं खड़ा हो तो हमको लग रहा है। खड़ा हो, खड़ा हो। क्या नाम है? आलोक। किस स्कूल में हो आलोक? रेडियंट में। 10th भी वहीं से किए थे? 10th कहाँ से किए थे? नेपाल से। नेपाल से बिहार में आ गया क्यों? चाउमीन तो वहां ही बनता है। चाउमीन मोमो वहीं से आया था। ठीक है। यहाँ क्यों? बिहार क्यों, जो बताओ। रहने वाले कहाँ के हो? दरभंगा। तो उधर नेपाल ऐसे ही गए होंगे, कोई रिलेटिव होंगे तो वहां अपना कर लें। पापा का बिजनेस है क्या नेपाल में? किस चीज का? अच्छा, आगे क्या प्लानिंग? तुम्हारा क्या सपना है? तुम अपना सपना बताओ। इंजीनियरिंग करने के लिए? तो उसके लिए तुम कुछ कर रहे हो या फिर जो वैसे ही इंजीनियर बन जाना है? कुछ कर रहे हो तुम? अभी कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? हार्मोडायनामिक्स। स्पॉन्टेनियस जानते हो क्या है? तो कैसे होगा तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, बताओ। अभी तो हम कंडीशन भी नहीं पूछे स्पॉन्टेनियस का। इसीलिए बोले कि ये जो बीटेक करने का जो सपना है, कहीं मम्मी पापा का तो नहीं है? और तुम सोचे हुए कि नहीं वहां मोमो बढ़िया था, हम यहाँ ठेला लगाएंगे। जब बताया जा रहा है तो वहां पर अपने जो प्रिजर्व पार्ट है, हंसी मजाक, उसको थोड़ा सा रोक करके रखो, नहीं तो कोटा खत्म हो जाएगा। तो सब जगह पे होने से बालो बच्चा मारेगा, तो वो मारेगी। बैठो। सब कोटा खत्म हो जाएगा, हंसने वाला सारा कोटा जो ऐसे ही झूठ मूठ का जो है निकल जाएगा तब। अब देखो तुम्हारी वजह से कितने लोगों को खुशी आ गया। अब सब लोग समझ गए कि तुम कौन सा कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लोगे, जब इतना क्वेश्चन बनाने के बाद में भी समझ में नहीं आया कि स्पॉन्टेनियस क्या है। हमको तो आइडिया लग ही गया, हम कंफर्म करना चाह रहे थे। लिखिए, बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन लिखवाते हैं। लिखो। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस is exothermic in nature. Bond making process is exothermic in nature. Exothermic in nature. While the bond breaking process, while the bond breaking process is endothermic in nature. Bond breaking process is endothermic in nature. Is endothermic in nature. Endothermic in nature. Paragraph change. The amount of energy released, the amount of energy released during the formation of, released during the formation of 1 mole, during the formation of 1 mole of a bond, 1 mole of a bond
or the amount of energy required to break 1 mole of the bond, required to break 1 mole of the bond, 1 mole of the bond is called bond energy, is called bond energy or bond enthalpy, is called bond energy और बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। बोलो डेफिनेशन क्लियर है? 1 मोल बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगा या 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम देंगे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। एनर्जी और इंथैल्पी में भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी। और बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी हुआ कांस्टेंट प्रेशर पर और इंटरनल एनर्जी हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, विद द हेल्प ऑफ bond enthalpy value, with the help of bond enthalpy value, we can determine the, with the help of bond enthalpy value, we can determine the enthalpy change, in a chemical reaction, enthalpy change in a chemical reaction, by using the following relation, आप भी ये फार्मूला लिखिए, sum of bond enthalpy of reactants minus sum of bond enthalpy of products, और डेल्टा RH would be equal to sum of बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी किसका? रिएक्टेंट का, माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो उस कंडीशन में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, यानी डेल्टा RH नॉट का वो वैल्यू देगा। नोट कर लिए? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये यूज कैसे करेंगे, किस तरीके से। 2-3 क्वेश्चन हम यहां पर लिखे हैं, हटाएं इसको। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टेबल, उसको हम स्कैन करके यहां पे डाले हैं। ये टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, साइड बुक में मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में नजर आता है, इसलिए हम डिसाइड किए कि यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो बनवाएंगे। बॉन्ड इंथैल्पी का वैल्यू इस टर्म में दिया हुआ है। अब इसमें से अगर किसी का बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू निकालना है तो इस टेबल को यूज करना होगा। 1-2 बताएंगे, मे भी आपको पता भी हो, पकड़ भी लोगे आपकी अच्छा किस तरीके से निकालना है। जैसे ये और ये दोनों पार्ट को मिलाएंगे। जैसे अगर हमें निकालना है बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, यानी कि इसका बॉन्ड इंथैल्पी CH बॉन्ड इंथैल्पी, तो देखो तो कार्बन यहां है और हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन कहने का मतलब आयोडीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, इनके बीच में हमें किसका निकालना है? कार्बन का। कितना वैल्यू आ गया? 414। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बताओ बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू, यहां कार्बन, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, लेकिन यहां ऑक्सीजन का देखो तो कार्बन आ रहा है सेकंड वाले में, कितना वैल्यू आ रहा है? तो ये वैल्यू आ गया 351। आप बताओ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू कितना होगा?
देखना होगा नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ, और हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में कितना आ गया 389। फिर बताओ तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू कितना होगा, कितना 330। यहां क्लोरीन और यहां कार्बन, ये वैल्यू आ गया, यानी कितना आ गया 330। समझ में आया कैसे वैल्यू निकालते हैं जो वहां पर। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऊपर का जो डाटा दिया हुआ है वो सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के निकालने के लिए, और अगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके नीचे में यह टेबल दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल, तो इसका 418, और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल अगर निकालना है, आप देख के बताओ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल का कितना होगा, यहां नाइट्रोजन और यहां नाइट्रोजन कितना आ गया 159। डबल बॉन्ड का 418, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो 946, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब सोल्व कैसे करेंगे, जनरली क्वेश्चन में बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू दिया होता है, जैसे यहां पर ये दिया हुआ। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर बताते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिए। अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कह रहा है क्या, जो पहले देखते हैं, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा आर एच का। रिएक्शन दिया हुआ है, इथीन है, इनका हाइड्रोजनेशन कराया गया और इथेन का फॉर्मेशन हुआ, और बॉन्ड इंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए होगा। जैसे कार्बन अगर है तो कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, कार्बन का कितना बॉन्ड बनता है 4, पहला कंडीशन वही है तभी जाकर के बनेगा। बाकी का थर्मोडाइनमिक्स का कंसेप्ट तो स्ट्रक्चर के बाद वाला थोड़ा सा फार्मूला लिखना। देखिए कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 C डबल बॉन्ड C H H, यहां H और ये H, देखो तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इट गिव C2H6, C H H H H H और ये H। देखो दोनों चीज को फुलफिल करना चाहिए, एक तो जो फार्मूला है उस पर फिट बैठना चाहिए, और कार्बन का टेट्रावैलेंस यानी हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना है वो भी पूरा होना चाहिए। देखो तो इसका कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 सब पूरा हो रहा है। अब हमें डेल्टा आर एच का वैल्यू निकालना है। डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग, सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। सारे बॉन्ड इंथैल्पीज रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। थोड़ा सा इधर उधर ध्यान नहीं देना, यहां ध्यान देना, नहीं तो फिर आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगा। यहां दो तरह का बॉन्ड है, देखो एक बॉन्ड हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और दूसरा बॉन्ड हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड, जबकि यहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां निकाल रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट का। आप देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल कितना बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4, तो यहां 4 लिखे। देखो तो डाटा दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वैल्यू कितना 99, तो 4 इंटू 99 प्लस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कितना वैल्यू है इसका 14, नहीं ध्यान से देखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन कितना है 99, कहीं कोई छूटा तो नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कितना है 83, और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 147, और लास्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 104। ठीक है, कितना लिखे यहां वैल्यू 147,
इनका तो हो गया प्लस, ये भी तो रिएक्टेंट ही है हाइड्रोजन। ये बताओ कितना बॉन्ड है 1, और हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू कितना 104, तो यहां लिख दिया 104 माइनस। अब प्रोडक्ट में आते हैं, बताओ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड 6, तो 6 इंटू वैल्यू बताओ 6 इंटू 99 प्लस ये बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 6। अभी एक बचा हुआ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 83 प्लस 83। केमिस्ट्री यहीं तक था, नहीं मैथ नहीं, जोड़ घटाओ। अब ये तो जोड़ घटाओ गुना भाग है, मैथ्स कहाँ, मैथ्स का आने का मतलब अलजेब्रा रहता, कहीं दिया रहता कि tan 90 डिग्री है 60 डिग्री है, तब वो मैथ होता है। ठीक है, ये देखिए बनता है तो बनता, नहीं बनता है तो देखिए 6-7 का क्लास में मोहल्ला में कोई बच्चा होगा तो बना देगा। चेंज करें। अब कई बार में क्या होगा, यहां पर ये रिएक्शन में अगर मान ली कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया होता, 5 मोल होता इक्वेशन में, ये जो लिखा हुआ है सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 5 CH2 डबल बॉन्ड CH2 बैलेंस करने के लिए हो सकता है। तो बताओ, तो अगर ये 5 है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टोटल कितना हो जाता, नहीं समझे। हम ये कहे कि अगर मान ले कि क्वेश्चन में ये रहता CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ये अभी तो CH2 था तो आप 4 इंटू 99 लिखे। अब अगर ये 5 मोल रहता तो कितना हो जाता 20 हो जाता, यानी 5 इंटू 4 इंटू 99। नहीं समझ में आया, जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मान लिया कि ये दिया हुआ है 3NH3, तो बताओ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टोटल कितना हो जाएगा 9। NH3 का स्ट्रक्चर याद करो, H H H, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो एक मोल में 1 2 3 है और कितना मोल दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। यानी इन कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाते वक्त। ये तो एक हुआ, इसको नोट कर लिए, दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते। लिखो दो क्वेश्चन, हो गया। चलो यहां पे बनाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां कर रहा है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसेस H2 Cl2 एंड HCl आर 104। वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना एनर्जी देना है। तो जो डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू होगा वही किसका होगा एसोसिएशन का, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी टर्म सिर्फ बदल दिया है। और दूसरा बदमाशी क्या है कि इक्वेशन नहीं दिया है, यानी ये चेक करना चाह रहा था कि बच्चे को हाइड्रोजन का मतलब भी समझ में आता है कि नहीं आता है, कि H है या H2 है। आप बताओ क्या लिखेंगे यहाँ, H या H2, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और जब कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, एटॉमिक नहीं लिखते हैं। तो पहले इसका इक्वेशन बना लो, H2 प्लस Cl2 इट गिव HCl। क्वेश्चन में क्या करा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl, यानी कि यहां पर डेल्टा H का वैल्यू निकालना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद करो, द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। तो यानी कि बैलेंस करते वक्त में HCl का कितना मोल रखेंगे आप 1, एक ही मोल रखना होगा, नहीं तो जल्दीबाजी में अभी यहाँ क्या गड़बड़ करोगे, यहाँ H2 यहाँ Cl2 और यहाँ क्या डाल दोगे 2HCl। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो सही है, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इक्वेशन बैलेंस करते वक्त में इसके मोल को कितना रखना होगा 1 मोल। अब बताओ तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ हाफ H2, यहाँ क्या करेंगे हाफ Cl। अगले स्टेप में
स्ट्रक्चर निकालते हैं। यहाँ 1/2 HH प्लस 1/2 Cl और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इंथैल्पी चेंज, डेल्टा H का वैल्यू सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में देखो कौन कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। आप बताओ यहां क्या लिखे, 1/2 इंटू हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यू 104 प्लस आगे बताओ 1/2 इंटू कितना 58 माइनस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का वैल्यू 103। सोल्व हो जाएगा। और एक चीज और, यूनिट जूल नहीं है, किस चीज में है, कैलोरी में है। तो अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि किलो जूल पर मोल में क्या होगा, तब तो आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। आपका भी यूनिट क्या होना चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल लिखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए। सॉल्व किए क्या, कितना है वैल्यू, -22 किलो कैलोरी पर मोल। यह इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकला किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। कितने लोगों से बना था ये क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़े। अब ये रियल में बनाओ, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन तो बनाए नहीं थे, वो तो सिर्फ ऐड करना था। और मजे की बात ये है, आप पीछे पता नहीं देख पाए कि नहीं देख पाए, उसमें भी 20% लोगों का हाथ नहीं उठा हुआ था। क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। अब तो बना क्या, डेल्टा RH would be equal to sum of bond enthalpies of reactant minus sum of bond enthalpies of product। अब इसमें दो तरह का बॉन्ड है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन। बताओ टोटल बॉन्ड कितना है, 8 इंटू वैल्यू कितना है इसका 414 प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 2, एक और एक 2, तो 2 इंटू बताओ कितना वैल्यू लिखे, कितना 347। और कोई बॉन्ड है HH के बीच में, एक ही बॉन्ड है, कितना वैल्यू है 435.8। सारे रिएक्टेंट का हो गया। फिर से देखो, 8 बॉन्ड ये था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 2 बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच का, तो 2 इंटू कर दिए, और एक बॉन्ड था हाइड्रोजन का, तो ये यहां कर दिया। अब रिएक्टेंट में आप बताओ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही, तो 10 इंटू बताओ वैल्यू इसका 414 प्लस, और देखो कोई बॉन्ड है
कार्बन कार्बन के बीच का कितना बॉन्ड है? एक। कितना करेंगे? 347। सोल्व हो जाएगा। ये किस चीज में दिया है? जूल में या किलो जूल, क्या कुछ दिया है? किलो जूल पर मोल, यानी इसका आंसर किस में आ जाएगा? किलो जूल पर मोल बन जाएगा। तो यहाँ हम तीनों क्वेश्चन बता दिए। आप एक बार में ट्राई कीजिए इसको खुद से ही बनाने का। तीनों क्वेश्चन को जो है वो मेन स्ट्रक्चर लिखना है। जब स्ट्रक्चर लिख लिए तो उसके अनुसार से बन जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, साइड बुक में नजर आएगा, ठीक है, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाले पार्ट को जो डिस्कस किए यहाँ बताएं। सोल्व हो जाएगा कि करें? हो गया। कितना आया वैल्यू? अब इसके बाद में जो टॉपिक है लैटिस इंथैल्पी है। एक्चुअली लैटिस इंथैल्पी नहीं, हमें पढ़ना है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल पहले भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ एक जगह पर नजर आया होगा। ये भी क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये बॉर्न हैबर साइकिल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से एक लंबा जैसा दिया हुआ रहेगा। NaCl गैस है तो Na को Na+ में कन्वर्ट किए, Na+ गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया, Cl सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, आयन में कन्वर्ट किया। इन सब जगह पर क्या क्या टर्म होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये टर्म लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सब टर्म आएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब टर्म यानी डेफिनेशन लिखेंगे वो। तो इसको अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।